हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से आईसीटी की बुक है क्लास 9 के लिए, उसका जो चैप्टर है सिक्योरिटी थ्रेट्स वाला, उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे स्पैम्स के, हम कुछ केस पढ़ेंगे कि स्पैम्स के क्या केस हो चुके हैं। Sanford Wallace, 43, also known as Spamford Wallace, and David Fredericks was arrested in Las Vegas on Thursday. तो एक रिपोर्ट है, केस स्टडी या रिपोर्ट टाइप में है कि एक सैनफोर्ड वॉलेस नाम का 43 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन उस टाइम पे था, जिसको स्पैमफोर्ड वॉलेस या डेविड फ्रेडरिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको एक लॉस वेगस में अरेस्ट किया गया था। Wallace is accused of hacking into 500,000 accounts to harvest friend list between November 2008 and March 2009। तो वॉलेस ने क्या किया था, उसको अक्यूज किस बारे में किया गया है कि उसने हैक किया था 500,000 अकाउंट्स को, जो थे उनको उसने हैक किया था नवंबर 2008 और मार्च 2009 के बीच में। He allegedly used the compromised list to make more than 27 million unsolicited postings on Facebook walls that appeared to come from friends। और उसने क्या किया था, जो फेसबुक पे जो फ्रेंड लिस्ट थी ना, उनमें क्या किया था, उनको ज़्यादातर उनके अकाउंट्स 500,000 के करीब अकाउंट्स को हैक किया था और फिर उसने उन अकाउंट से क्या किया था, 27 मिलियन के करीब अनसॉलिसिटेड पोस्टिंग्स की थी फेसबुक की वॉल्स पे, जो ऐसा लग रहा था कि उन फ्रेंड्स ने ही पोस्ट की हैं वो सारी चीज़ें। If targets clicked on links within the messages, they were presented with a website designed to fool them into handing over their full name, email address and password, prosecutors said। और अगर मान लो जो टारगेट्स थे, यानी कि जो लोग थे, अगर उन्होंने उन मैसेजेस को पढ़कर उनके अंदर जो लिंक्स दिए हुए थे उन पे अगर क्लिक कर दिया, तो वो उनको एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर जाया जा रहा था जिसमें उन्हें अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो हैंड ओवर करने थे। Finally, they would be redirected to affiliate websites that would allegedly pay Wallace substantial revenue for traffic। और इससे क्या हो रहा था, उन लोगों को उस ऐसी एफिलिएट वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट किया जा रहा था जिससे वॉलेस को क्या मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था, क्योंकि वो ट्रैफिक लेकर जा रहा था उन वेबसाइट्स पे, लोगों को लेकर जा रहा था, यानी कि ट्रैफिक मिल रहा था उन वेबसाइट्स को, तो वो वॉलेस की वजह से मिल रहा था, तो वॉलेस को वो रेवेन्यू पे कर रही थी वो एफिलिएटेड वेबसाइट्स। The scheme relied on vulnerabilities that Wallace discovered in Facebook spam filters according to the indictment। और ये स्कीम जो है वो किस पर बेस्ड थी, वॉलेस ने डिस्कवर किया था फेसबुक के स्पैम फिल्टर्स से। ठीक है, जो फेसबुक के स्पैम फिल्टर्स थे उसमें उसने कुछ अपनी वल्नरेबिलिटीज़ जो थी उनको रिलाई किया था, अपनी स्कीम को रिलाई किया था उस फेसबुक स्पैम फिल्टर में, और तब वो जो है उनको हैक कर पाया था ये जो अकाउंट्स थे। To accomplish his scheme, Wallace first tested his spamming capabilities between two Facebook accounts, it said। तो पहले उसने अपनी स्कीम को पूरा करने के लिए वॉलेस ने पहले अपनी स्पैमिंग की जो टेक्निक थी उसको टेस्ट किया था दो फेसबुक अकाउंट्स को हैक करके। He used a fake Facebook account of David Fredericks and his legitimate Sanford Master Web Wallace account to test variations of spam messages in order to evade Facebook's filtering mechanisms। तो उसने क्या किया था, दो फेसबुक अकाउंट बनाए थे फेक, डेविड फ्रेडरिक्स और सैनफोर्ड मास्टर वेब वॉलेस के नाम से। क्या चेक करने के लिए, क्या टेस्ट करने के लिए कि फेसबुक की जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म थी उनको टेस्ट करने के लिए कि क्या वो स्पैम मैसेजेस को फिल्टर कर पा रहा है। अगर नहीं तो वो नहीं कर पाया था, फेसबुक उन मैसेजेस को फिल्टर नहीं कर पाया था, तो वो सक्सेसफुल हो गया था इस काम में। फिर उसने फर्दर जो है 500,000 जो अकाउंट्स थे उनको हैक करके और उनकी वॉल से ऐसे स्पैम मैसेजेस बहुत सारे पोस्ट किए थे। Once Wallace evaded Facebook's spam filters, he employed an automatic scripting process to sign into a compromised Facebook user's account, retrieve a list of all the user's friends, and then post a spam message to each of the user's friends' Facebook walls। तो वॉलेस ने जब ये फेसबुक के स्पैम फिल्टर्स को वो उसने चेक कर लिया, तो उसने क्या किया, एक स्क्रिप्टिंग प्रोसेस लगा दिया उसमें, जिससे कि वो फेसबुक यूज़र जो जिसका भी अकाउंट उसको हैक करना था उसको साइन इन कर पाए, वहाँ से उसके सारे के सारे फ्रेंड्स की लिस्ट को निकाल पाए और फिर एक स्पैम मैसेज जो है उन सारे फ्रेंड्स के फेसबुक वॉल पे चला जाए। Wallace is now indicted on a total of 11 charges of fraud, intentional damage to a protected computer and criminal contempt। अब वॉलेस पे टोटल जो है 11 चार्जेस लगे हुए हैं फ्रॉड के, और जो इंटेंशनली जो वो डैमेज करना किया है उसने प्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स को, उनके, तो टोटल 11 चार्जेस उसके ऊपर है।
The contempt charges relate to an earlier civil case brought against Wallace by Facebook itself. और जो contempt charges उस पे लगे हुए हैं वो एक ऐसा ही पहले जो उसने केस किया था फेसबुक पे, फेसबुक ने जो है वो केस किया हुआ है उसके ऊपर, जो पहले मतलब उसने जो हैकिंग की थी उसी पर बेस्ड है। अब जो चार्जेस अभी भी जो लगे हुए हैं उस पर, उन्हीं में से एक केस वो है। A federal judge awarded the dominant social network $711 million in damages in October 2009। तो एक फेडरल जज ने जो है जो ये इसको फेसबुक को जो है इस सोशल नेटवर्क को डैमेज हुए थे उसके एवज में $711 million जो है फेसबुक को अक्टूबर 2009 में दिए थे। The firm did not expect Wallace to pay, but the judge also ordered him not to log into Facebook। अब फर्म को ये पता था कि वॉलेस थोड़ी ये दे पाएगा इतना अमाउंट, लेकिन उन जज ने ये ऑर्डर ज़रूर कर दिया था कि ये जो पर्सन है ये कभी भी फेसबुक पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू थर्सडेज इंडिक्टमेंट ही विलफुली एंड नॉइंगली ब्रीच दैट ऑर्डर। और फिर उसने क्या किया बाद में, लेकिन उसने जानबूझकर उस ऑर्डर का को नहीं माना, यानी कि उसने फेसबुक पे लॉगिन किया। Wallace, who first gained notoriety as a spammer in the 1990s and also lost a civil case brought against him by MySpace in 2008, was released on $100,000 bail। वॉलेस जो है वो पहले भी स्पैमिंग के ऐसे बहुत सारे केसेस कर चुका था 1990s में भी जैसे, और उसने अपने खिलाफ जो उसका केस था वो भी वो लॉस्ट कर चुका था, मतलब वो जीता नहीं था। माई स्पेस ने उसके ऊपर केस किया था 2008 में, और उसको उस वक्त भी जो है $100,000 की बेल पे रिलीज किया गया था। He faces up to 3 years in jail and a $250,000 fine for each of the 6 fraud charges and up to 10 years in jail for each of the 3 charges of intentional damage to a protected computer। और अब जो उस पे चार्जेस लगे हुए हैं उनमें से जो 6 फ्रॉड चार्जेस हैं उनके हिसाब से उसको 3 साल की जेल भुगतनी है और $250,000 का फाइन देना है हर फ्रॉड चार्ज का। और जो बाकी के जो 3 चार्ज बच गए जो इंटेंशनल डैमेज वाले थे उसमें उसे 10 साल की जेल भुगतनी है। हर जो चार्ज उस पर लगा हुआ है उसके एवज पे उसको 10-10 साल की जेल भुगतनी है। फेसबुक वेलकम दी अरेस्ट, और फेसबुक को ये जो अरेस्ट है ये उसका फेसबुक ने वेलकम किया, मतलब उन्होंने इसको ये स्टेप बहुत अच्छा बताया। वी अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ द यूएस अटॉर्नीज ऑफिस एंड द एफबीआई टू ब्रिंग स्पैमर्स टू जस्टिस। तो उसने जो ये यूएस अटॉर्नीज ऑफिस था इसके एफर्ट्स को की सराहना की और एफबीआई की सराहना की, जिससे ये स्पैमर्स को जो है जिससे इन स्पैमर्स को अरेस्ट किया जा सकता है और उनको जस्टिस मिल सकता है। 2 years ago, Facebook sued Wallace and a federal court ordered him to pay a $711 million judgment for sending unwanted messages and wall posts to people on Facebook। और 2 साल पहले भी फेसबुक ने वॉलेस को ऐसे ही सू किया था और फेडरल कोर्ट ने उस वक्त भी जो वॉलेस को $711 million जो है देने के लिए बोला था, क्योंकि उसने जो है फेसबुक का इस्तेमाल करके अनवांटेड मैसेजेस और वॉल पोस्ट की थी फेसबुक पे। नाउ वॉलेस ऑल्सो फेसेस सीरियस जेल टाइम फॉर दिस इलीगल कंडक्ट। और अब वॉलेस जो है वो जेल में बंद हो चुका है अपने इस इलीगल कंडक्ट की वजह से। अगला देखते हैं हैकर्स और क्रैकर्स की भी कुछ केस स्टडीज देखते हैं। एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट एंड ग्लोबल हैकर इज इन द सीबीआई नेट। एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है और वो ग्लोबल हैकर है, पूरे वर्ल्ड में मतलब हैकिंग का प्रोसेस चलता है उसका, वो सीबीआई नेट में है। ही इज़ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ हैकर्स एंड वॉज अरेस्टेड फ्रॉम पुणे फॉलोइंग अ टिप ऑफ फ्रॉम द एफबीआई। वो ग्लोबल नेटवर्क जो है हैकर्स का उसका पार्ट है और उसको पुणे से अरेस्ट किया गया था। एफबीआई से टिप मिली थी कि वो पुणे में है और उसको पुणे से अरेस्ट किया गया था। ही वॉज फ्लोन टू न्यू दिल्ली इन द इवनिंग, और फिर शाम तक उसको न्यू दिल्ली ले जाया गया था। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइबर हैकर्स हैज़ बीन ट्रेस्ड टू इंडिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब साइबर हैकर्स का ग्लोबल नेटवर्क में जो साइबर हैकर्स हैं उनमें से कोई हैकर को जो है वो इंडिया में पकड़ा गया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ चाइना, रोमानिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कोलैबोरेटेड विद द सीबीआई टू पाउंस अपॉन द 32-year-old प्रोफेशनल हैकर हु अ सोर्स सेड had compromised more than 1000 इंटरनेट अकाउंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो थी चाइना, रोमानिया और यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने सीबीआई के साथ कोलैबोरेट किया था, जहाँ पे इस 32 साल के प्रोफेशनल हैकर को जो है उन्होंने अरेस्ट किया है। और इस पे क्या चार्जेस हैं कि इसने अराउंड 1000 इंटरनेट अकाउंट्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया था।
The CBI claims that his hacking syndicate has been active in India since 2011 and that he has confessed to hacking 950 foreign email accounts besides 171 in India. और सीबीआई क्या क्लेम करती है कि जो उसकी हैकिंग है वो इंडिया में एक्टिव है 2011 से, और उसने कन्फेस किया है कि उसने 950 फॉरेन ईमेल अकाउंट्स को हैक किया है, जिसमें से 171 सिर्फ इंडिया के ही ईमेल अकाउंट्स थे जिसको उसने हैक किया था. He was arrested from his house in Pune and taken to New Delhi on a transit remand for further questioning. तो उसको पुणे के उसके घर से अरेस्ट किया गया और फिर न्यू दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर उसको रिमांड पे रखा गया फर्दर क्वेश्चंस के लिए. The CBI tracked him down after the FBI passed on information on the global network of cyber hackers. और CBI ने फिर उसको ट्रैक कर लिया था जब FBI ने उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी थी ग्लोबल नेटवर्क की, जो ये साइबर हैकर्स वाली है. ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से FBI से मिली तो CBI उसको ट्रैक करने में सक्सेसफुल हो पाई. साइमल्टेनियस रेड्स वर कंडक्टेड इन मुंबई एंड गाजियाबाद. उसके बाद उसकी से जो इन्फॉर्मेशन पता चली उनके बाद मुंबई और गाजियाबाद में भी कुछ रेड्स की गई. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ बीन अरेस्टेड. और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इस पर्सन को पहली बार अरेस्ट किया गया था. इन 2003 ही वॉज अरेस्टेड बाय द मुंबई पुलिस फॉर defrauding a Mumbai based credit card processing company of nearly rupees 9 lakh when he was only 21 and pursuing a degree in engineering in Pune. 2003 में भी क्या हुआ था, उसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा था. किस केस में? एक मुंबई बेस्ड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी थी जिसमें उसने 9 लाख का जो है फ्रॉड वो किया था जब वो सिर्फ 21 साल का था, और वो पुणे में ही अपनी एक इंजीनियरिंग की डिग्री को परस्यू कर रहा था. At that time, he was operating a website designing services startup www.mafias.com. उस टाइम पे उसने अपनी एक डिज़ाइनिंग सर्विस वेबसाइट, एक स्टार्टअप जिसका नाम www.mafias.com था, उस पर वो काम कर रहा था. During investigation, police found several fictitious names of clients and bank account numbers in his computer. और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बहुत सारे क्या है काल्पनिक नाम पता चले, बहुत सारे क्लाइंट्स और बैंक अकाउंट्स नंबर जो है वो पता उसके सिस्टम पे मिले. Though he has claimed to have hacked into the email accounts of over 900 people globally, the kind of clientele whom he was serving is still to be established. उसने क्लेम किया था कि उसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है तकरीबन 900 लोगों के ईमेल अकाउंट्स को हैक किया था, लेकिन वो किस टाइप के क्लाइंट्स को जो है वो कर रहा था टारगेट, वो क्लियर नहीं हो पाया था. फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट टू कॉर्पोरेट राइवलरी ही वॉज सर्विंग ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स. तो क्योंकि उसकी जो क्लाइंट्स थे जिनके अकाउंट्स उसने वो किए थे, हैक किए थे, और जिनके लिए वो कर रहा था, वो क्या थे, वो आइडेंटिटी थेफ्ट वाले पर्सन भी थे. मतलब जो उसको ये हैकिंग का काम किस लिए दे रहे थे कि आइडेंटिटी चुराने के लिए, या फिर जो कॉरपोरेट एक कॉरपोरेट कंपनी जो है दूसरी कॉरपोरेट कंपनी के साथ कोई राइवलरी है तो वो उससे भी डेटा चुराने के लिए बोल रहे थे. तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस टाइप के क्लाइंट्स हैं उसके. बट ही हैक्ड ओनली ईमेल अकाउंट्स एंड नॉट बैंक अकाउंट्स. लेकिन उसने बैंक अकाउंट्स हैक नहीं किए थे, सिर्फ ईमेल अकाउंट्स हैक किए थे. CBI claimed that he was operating through two websites, www.hirehacker.net and www.anonymity.com, and was charging between $250 to $500 for his service. CBI ने क्या क्लेम किया कि वो दो वेबसाइट के थ्रू काम कर रहा था. एक तो थी www.hirehacker.net और एक थी www.anonymity.com, और वो हर सर्विस के अपने 250 से लेके $500 के बीच चार्ज कर रहा था. He was paid via Western Union Money Transfer and PayPal. तो उसको पेमेंट कहाँ से मिल रही थी? या तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र से या फिर पेपैल से. He used to send the money to his father and girlfriend. तो उस वक्त वो ये पैसा जो है अपने पापा को और अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता था. As part of an international law enforcement operation, the CBI has registered 2 cases against suspected operators of hacking websites. और अगर इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन की बात की जाए तो सीबीआई ने 2 केस जो है रजिस्टर कर रखे हैं जो ये हैकिंग वेबसाइट्स के ऑपरेटर्स हैं इनके खिलाफ. सिमिलर ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड इन रोमानिया, चाइना एंड द यूएस. और इसी तरीके के जैसे पुणे के पर्सन ने जो ऑपरेशंस किए हैं परफॉर्म, ऐसे ही रोमानिया में, चाइना में और यूएस में भी बहुत ऑपरेशंस चल रहे हैं. It is suspected that the number of email accounts hacked may be much larger once the data is collected and the accused are interrogated, a CBI officer said. और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो ईमेल अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. जो
जब उसको इंटेरोगेशन हो रही है उस पर्सन की, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और जितना वो बताता है उससे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही वो हैक कर चुका होता है वो पर्सन। द हैकर्स क्लाइंटल इंक्लूडेड जिल्टेड लवर्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज़। और जो ये हैकर की क्लाइंट होते हैं ये ज़्यादातर जो लवर्स जो रिवेंज की उसमें हैं, या तो वो होते हैं या फिर कॉर्पोरेट राइवलरी के थ्रू जो कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़ी कंपनीज हैं वो। After registering the cases, the CBI carried out searches in 2 locations in Mumbai and one each in Pune and Ghaziabad for violations of various sections of the IT Act and Section 379 of the IPC. तो जब ये केस रजिस्टर हो गया तो सीबीआई ने 2 लोकेशंस पर जो है सर्च कैरी की, मुंबई में और पुणे और गाजियाबाद में भी, जिसमें आईटी एक्ट और सेक्शन 379 जो आईपीसी का है उसको वायलेट किया हुआ था। इसके चलते उन्होंने ये सर्चेस कैरी आउट की थी। सेक्शंस एप्लीकेबल इन हैकिंग। अब कौन कौन से सेक्शंस जो हैं उनके हैकिंग जो है उनके अंडर क्राइम है, उन सेक्शंस के अंडर। हैकिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 रीड विद सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो हैकिंग पनिशेबल कौन से सेक्शन के अंडर है? 66, और जो 43 सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उनके अंडर। अब इसमें पनिशमेंट और फाइन क्या होता है? द पर्सन कैन बी पनिश्ड विद अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू ₹5 लाख और बोथ। इसके तहत क्या सज़ा मिल सकती है कि या तो उस पर्सन को 3 साल कैद या फिर 5 लाख का फाइन या फिर दोनों ही चीज़ें। तो यहाँ पर जो ये इस केस में जो है उस हैकर का जो नाम है वो हाइड किया हुआ है पर्पसफुली, वो डिस्क्लोज करने की जो है अभी हमारे पास कोई वो नहीं है कि डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब कौन कौन से सेक्शंस हैं ये आप अपनी नॉलेज के लिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इनमें से कुछ सेक्शंस तो एटलीस्ट आपको याद रखने भी चाहिए साइबर क्राइम्स के। तो क्या है ये साइबर क्राइम का नाम है, ये ITAA 2008 एक्ट सेक्शंस है और ये IPC के सेक्शंस हैं। तो ईमेल स्पूफिंग का अगर क्राइम किया गया है तो वो सेक्शन 66D ऑफ ITAA, और IPC के सेक्शन कौन कौन से हैं? 416, 417, 463, 465 और 419। हैकिंग के लिए 66 और 43 ऑफ ITAA, और IPC का 378, 379, 405 और 406। वेब जैकिंग में 65 सेक्शन ऑफ ITAA एंड 383 सेक्शन ऑफ IPC। वायरस अटैक्स के लिए 43 एंड 66 सेक्शन ऑफ ITAA। लॉजिक बॉम्ब्स के लिए 43 एंड 66 सेक्शंस ऑफ ITAA। सलामी अटैक्स के लिए 66 सेक्शन ऑफ ITAA। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स सेक्शन 43 ऑफ ITAA। ईमेल बॉम्बिंग के लिए 66 सेक्शन ऑफ ITAA। पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए 67, 67B सेक्शन ऑफ ITAA एंड 292, 293 एंड 294 सेक्शन ऑफ IPC। बोगस वेबसाइट्स एंड साइबर फ्रॉड्स के लिए 420 सेक्शन ऑफ IPCC, sorry, ITAA. Forgery of electronic records 463, 465, 470, 471 sections. Sending defamatory messages by email 66A section of ITAA and 499 and 500 section of IPC. Sending threatening messages by email 66A of ITAA and 503 and 506 of IPC. Financial crime के लिए 415, 384, 506 और 511 sections. Cyber terrorism के लिए 66F section of ITAA and 153A UAPA 15 to 20 section of IPC. आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 66C सेक्शन ऑफ ITAA एंड 417A और 419A सेक्शन ऑफ IPC। वेबसाइट डिफेसमेंट के लिए 65 सेक्शन ऑफ ITAA एंड 463, 464, 468, 469 सेक्शंस ऑफ IPC। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम इसकी समरी देख लेते हैं एक बार जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम यूजुअली हिडन विद इन अनदर सिंपल प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम ही होता है जो कि दूसरे किसी सिंपल प्रोग्राम के अंदर छुपा हुआ होता है। मैक्रो वायरस इज क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ फूलिंग द यूजर कैन डिसीव देम इन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो मैक्रो वायरस होते हैं वो किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? वो यूजर को फूल करने के लिए किए जाते हैं, उनको धोखा देने के लिए, उनको डिसीव करने के लिए, ताकि उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दे वो। Worms are very similar to viruses in the manner that they are computer programs that replicate copies of themselves. Worms जो है वो वायरस की तरह ही होते हैं। किस वे में वो वायरस से मिलते हैं कि वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अपनी खुद की कॉपीज़ की रेप्लिकास क्रिएट करते रहते हैं।
A Trojan horse is a program that claims to rid your computer of viruses but instead introduces viruses into the system. एक ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या क्लेम करता है कि वो वायरसेस से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन क्या कर देता है? वो हमारे सिस्टम में वायरस को इंट्रोड्यूस कर देता है. A spyware is a program used to spy on the computer system to get all the confidential and sensitive information such as your bank account numbers, passwords, etc. एक स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पाई करता है ताकि हमारे सिस्टम में से सारा कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है वो चुरा ले, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स या पासवर्ड्स को. Malware is any kind of unwanted software that is installed without your educate consent. और malware क्या होता है? ये एक unwanted सॉफ्टवेयर होता है और जो कि इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम पे हमारी मर्जी के बगैर. Spam emails is not only unwanted, it clogs your email accounts and uses unnecessary server space. Spam emails जो है वो unwanted तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ वो हमारे ईमेल अकाउंट्स को क्लॉग कर देते हैं और सर्वर का जो है unnecessary space यूज़ करते रहते हैं. It is also referred as junk email. इसको junk email भी बोला जाता है. Hackers were the gifted programmers who gain access to the systems or network to showcase the security loopholes to the administrators. Hackers क्या थे? ये gifted programmers होते थे जो ये इसलिए प्रोग्रामिंग करते थे कि इससे ये पता चल सके कि हमारे सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी में कितनी कमियां हैं. Cracker was coined for such activists who had intentions of doing malicious activities. और क्रैकर हैकर की एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसा पर्सन को नाम दिया गया, ऐसे एक्टिविस्ट को नाम दिया गया जो हमारे सिस्टम में मैलिशियस गलत एक्टिविटीज़ करने लगा था. ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है. तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.